नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए अमेरिका, इजरायल और ईरान का युद्ध जल्दी समाप्त होगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता और इसकी वजह है कि अब युद्ध जो है ईरान के हाथ में। अमेरिका जो है वो कल भी मैंने कहा था कि गिड़गिड़ा रहा है अपने दोस्तों से, अपने उनके जो मित्र देश है जिन पर उनका दबदबा चलता है उन देशों से कि अरे भाई हॉर्मुज जलडबरू मध्य में अपने वॉरशिप भेजो और ताकि जो है ईरान को कमजोर किया जा सके और ये इस युद्ध को पलटा जा सके। लेकिन कोई भी देश तैयार नहीं हो रहा है। देखिए अब खबर है कि ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे ने भी मना कर दिया है। इसके अलावा मलेशिया ने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मलेशिया ने कहा है कि जो ट्रेड डील हमने किया है उसको कैंसिल कर देंगे। तो एक तरह से समझिए अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत आ गई और मुसीबत ये है कि अब कुछ करने की स्थिति में वो है नहीं। 17वां दिन समाप्त हुआ, आज 18वां दिन है और 17वें दिन में ईरान ने जो है सऊदी अरब का जो सऊदी अरब नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब अमीरात, उसका जो सबसे खूबसूरत शहर है दुबई, वहाँ का सबसे खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई, वहाँ एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया, आग लग गई। नतीजा हुआ कई ये जो फ्लाइट्स हैं उसका रूट बदलना पड़ा। और जब उसके अलावा ये भी हो रहा है कि जो मिडिल ईस्ट के देश है जहां अमेरिका का सैन्य ठिकाना है, उन देशों के नागरिक भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि और उन देश के जो शाह हैं, जो राजा हैं, जो सुल्तान हैं, उन सब की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन देशों में असंतोष बढ़ रहा है, भय बढ़ता जा रहा है। बेचारे वो जो है मिडिल ईस्ट वाले दोनों तरफ से जा रहे हैं। एक तो इस्लाम के नाम पर जो बिजनेस है, मक्का मदीना, उस पर परेशानी आएगी सऊदी अरब में, चूंकि इस्लाम के नाम पर सबको एक होना था, लेकिन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ईरान के शिया मुसलमान या बाकी देशों के भी शिया मुसलमान है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। जबकि जो सऊदी है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, जो कुवैत है, जो मिडिल ईस्ट के और दूसरे देश है, वो अमेरिका के साथ खड़ा है और अमेरिका साथ खड़ा है इजराइल के। और देखिए इजराइल जब सामने आता है तो एक तो वो फिलिस्तीन को ही निपटाना नहीं चाहता केवल, बल्कि वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। अब ग्रेटर इजराइल की चर्चा नहीं थी इधर, लेकिन फिर चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि इधर जो है ईरान से अमेरिका लड़ रहा है। इजराइल असली लड़ाई जो है लेबनान में लड़ रहा है और कहा जा रहा है कि लेबनान का 20% हिस्सा लगभग कब्जा कर लिया है इजराइल ने और इजराइल जो है वो लेबनान में बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए हिब्रू बाइबल जो है उसके अनुसार बुक ऑफ जेनेसिस जो किताब है, उसमें धार्मिक किताब है, उसमें कहा गया कि ईश्वर इब्राहिम से वचन देते हैं कि तेरी संतान को मैं यह देश दूंगा। कौन सा देश? तो वो देश है मिस्र की नील नदी से लेकर फरात नदी तक का इलाका, और इसमें सीरिया इराक का ज्यादातर हिस्सा, 30% मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा मिला करके ग्रेटर इजराइल होगा। और जिस पार्टी के हैं नेतन्याहू, उनकी पार्टी के ही नेता थे 1977 में ही अपना मकसद उन्होंने जाहिर कर दिया था और ये था कि जो है ये एरिया ग्रेटर इजराइल कहलाएगा। मेनाकेम बेगिन नाम था उनका, जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे 1977 में। वो भी ग्रेटर इजराइल के समर्थक थे और बाकायदा उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि समुद्र से जॉर्डन के बीच पूरा इलाका यहूदियों का है। नेतन्याहू भी उनकी ही पार्टी
के नेता है। तो उधर ग्रेटर इजराइल चल रहा है, तो ग्रेटर इजराइल का मतलब सऊदी अरब से लेकर के जॉर्डन, कुवैत सब झमेले में फंसेगा, इराक भी झमेले में फंसेगा। और इजराइल जो उस मकसद में बढ़ रहा है, ये भी कहा जा रहा है, ईरान बता चुका है कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स है उसके गैंग के लोग अमेरिका में अटैक करना चाह रहे हैं। ये भी आया था कि एप्स्टीन फाइल्स के लोग, एप्स्टीन फाइल्स के जो सूत्रधार हैं, उनका लिंक जो है इजराइल से कहीं ना कहीं जुड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद कीजिए, वो भी इजराइल गए थे। इजराइल जाने के बाद कितना सारा किस्सा हुआ। तो अब जो है अमेरिका जो इस युद्ध में फंस गया है, अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे बौखलाने लगे हैं ट्रंप। और ट्रंप अब यहाँ तक आ गए हैं कि वो कह रहे हैं, नाटो के देशों को धमका रहे हैं कि अगर साथ नहीं आए तो फिर बहुत बुरा भविष्य होगा। दूसरी तरफ जो है देखिए, अमेरिका के भीतर भी जो है वहाँ पेट्रोल की कीमतों में लगभग 25% बढ़ोतरी हो गई है। किसानों के लिए खाद महंगी हो गई है। और वहाँ के विशेषज्ञों को अब ये लगने लगा है कि ये जंग रोकना अमेरिका के बूते की बात नहीं है। और इस वजह से भी परेशानी आई है ट्रंप को। और परेशानी ये भी है कि अर्थव्यवस्था पर जो है वो, जाहिर है इसका बुरा असर पड़ा है युद्ध का। युद्ध कहीं भी होगा तो उसका असर बुरा पड़ेगा। हालांकि कहा जाता है कि युद्ध और तेल जो है अमेरिका की ताकत है, लेकिन इस बार ये दोनों जो है उसकी कमजोरी बनते जा रहे हैं। युद्ध में एक तो बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ है, उसका जो पूरा का पूरा था, जो हथियार थे वो खाली हो गए हैं, उनको बनाने में भारी पैसा लगेगा। फिर अब कहा जा रहा है कि मिड टर्म पोल है नवंबर महीने में इसी साल अमेरिका में, और जब मिड टर्म पोल है तो जाहिर है ट्रंप को उधर भी ध्यान देना होगा। तो स्थिति जो है ट्रंप की गड़बड़ाती दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ देखिए, हमारे देश की बात करें, अपने देश पे आते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तो आप जानते हैं कि भले हाहाकार मचा हुआ यहाँ देश में तेल को लेकर के, गैस को लेकर के, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि बेहद खराब हुई है उसको लेकर के, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई और देश, भारत कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। एक जमाना था जब भारत जो है दुनिया के बीच जो है समझौता कराने वाला देश माना जाता था। कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत एक महत्वपूर्ण देश माना जाता था। भारत के राजनेता कूटनीतिक भूमिका दुनिया में निभाते नजर आते थे। लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने चुप है। राहुल गांधी कहते हैं कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री। वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि देखिए, एक जहाज कहा जा रहा है कि दो जहाज, शिवालिक और नंदा देवी, दोनों जहाज जो है आजकल में आ जाएंगे भारत, और गैस की कमी, तेल की कमी का कंट्रोल होगी। लेकिन जो ईरान के प्रतिनिधि ने जो अपने प्रेस वार्ता में कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि ये ईरान ने जो है भारत को तेल देना शुरू किया है, हॉर्मुज क्या खोल दिया उनके लिए, तो उन्होंने कहा कि जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हैं, वो परेशान हो, ये ईरान नहीं चाहता। क्योंकि खामेनेई भी चाहते थे कि भारत से प्रेम करते थे। और उन्होंने कहा कि जो भारत के लोगों ने जो हमदर्दी जताई है ईरान के प्रति, जो सहानुभूति जताई है ईरान के प्रति, जो खामनेई की मृत्यु के बाद, उनकी शहादत के बाद जो संवेदना प्रकट की है, उसने भारतीयों का ईरानियों के दिल में जो है जगह बनाया है, और उसकी वजह से ये भेजा गया है। कहीं भारत सरकार का जिक्र नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी को इसकी परवाह भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव में लगे हुए हैं। देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है 5 स्टेट में, 4 जो है फुल फ्लेज स्टेट है, 5वां स्टेट जो है वो यूटी है, पौंडीचेरी, उसके अलावा असम, केरल, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा ध्यान बंगाल पे है, क्योंकि उनको पता है कि केरल और तमिलनाडु में दाल गलने वाली नहीं। और असम में जो है वो प्रसन्न है कि असम में जो है कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। असम में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। एक सर्वे भी आया है, हालांकि वो सर्वे करने वाले लोग छोटे साहब जो है, जो अडानी साहब है, छोटे सेठ,
बड़े सेठ तो अंबानी जी हैं जो गए वहाँ अमेरिका, 27 लाख करोड़ का रिफाइनरी लगा रहे हैं, वो तैयारी है। अब छोटे सेठ जो है वो, उनकी जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, और एक और एजेंसी सर्वे करने वाली एक संस्था है जिसने मिलकर के सर्वे किया, उसने बताया कि आसाम जो है उसमें वापसी कर रही है बीजेपी। लेकिन बंगाल में उस सर्वे ने, मैट्रिज IANS, उसके ओपिनियन पोल, कल जब चुनाव की घोषणा हुई परसों, तो उस घोषणा के बाद सर्वे किया गया और सर्वे में आया कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी सरकार बन सकती है। लेकिन बीजेपी पूरा दम लगाती है, और ये लगातार ये तीसरा टर्म होगा। इसके पहले भी 2 बार, 21 के चुनाव में और 21 से पहले जो है 16 के चुनाव में काफी प्रयास किया, और 21 में चुनाव में तो हालांकि और बहुत कम सीटें आई, लेकिन लगता है ऐसा इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं मीडिया के द्वारा, जिससे लगता है कि पूरा बंगाल में जो है बीजेपी का कब्जा हो गया। 2021 में देखिए 213 सीटें टीएमसी को मिली थी, 48% वोट उनके पास था, और 77 सीटें बीजेपी के पास थी, 38% वोट, यानी 10% का अंतर। और अन्य को 2 सीटें मिली थी, उसमें माकपा और कांग्रेस पार्टी थी, 10% वोट उनको मिला था। तो बीजेपी की कोशिश है कि अपना वोट बढ़ाया जाए और टीएमसी का वोट घटाया जाए, और इससे अंतर कम हो सकता है। फिर जानते हैं कि ईडी सीबीआई तमाम चीजें हैं। SIR कराया गया उसी के लिए, बिहार में जिस तरह से चुनाव जीता गया और पूरे देश में SIR को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा जो है SIR को लेकर के बंगाल में हुआ। और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के बहस की, धरना प्रदर्शन तमाम किया जितना किया जा सकता था, लेकिन अब तक हालांकि लिस्ट पूरी प्रकाशित नहीं हुई है, अभी भी लोगों के नाम शामिल किए जाने, लेकिन चुनाव की घोषणा कर दी गई। कहा गया कि जो बाद में नाम सही पाए जाएंगे उनको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान किधर हैं, घुसपैठिया किधर है, इसका कोई डेटा नहीं है, न चुनाव आयोग के पास है न गृह मंत्रालय के पास। लेकिन तमाम, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लगातार घुसपैठिया की बात कर रहे हैं। बिहार में भी घुसपैठिया की बात की थी, आज तक नहीं बता पाए। पता नहीं आम आदमी कैसे यकीन करता है उनकी बातों को। खैर, अब देखिए चुनाव आयोग ने वहां पे और जो है बड़ी चाल चलती है। बीजेपी जानती है कि जीतना आसान नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग को फिर से बहुत गंभीर तरीके से आगे कर दिया। और चुनाव आयोग से पहले देखिए राज्यपाल को बदल दिया, RN रवि को वहां का गवर्नर बनाया गया बंगाल का, 5 मार्च को। उसके बाद देखिए चुनाव आयोग ने कई अफसरों के तबादले कर दिए, और उसमें देखिए 6 अफसरों का तबादला कर दिया है। एक तो है पीयूष पांडे जी की जगह अब सिद्धनाथ गुप्ता वहां के DGP बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब पीयूष पांडे नहीं है, सिद्धनाथ गुप्ता हो गए हैं। तो पहले पुलिस व्यवस्था, फिर राज्य के मुख्य सचिव है नंदिनी चक्रवर्ती, उनको भी हटा दिया गया है, और उनकी जगह IAS दुष्मंत नरियाला जी को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। तो चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, DGP बदल दिया। अब सुप्रतिम सरकार की जगह जो है अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया, तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया। इसके अलावा देखिए कि जो राज्य के गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीणा की जगह जो है अब लाया गया संघमित्रा घोष जी को लाया गया, और नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवा महानिदेशक बनाया गया है। अजय मुकुंद राणाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और IGP का पद दिया गया है। साथ में इस आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जो 6 अधिकारी के हमने नाम बताए, उनमें से किसी को भी चुनाव से जुड़े पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो है चुनाव आयोग ने, हालांकि चुनाव आयोग के पास कंट्रोल आ जाता है जब चुनाव होता है तो, लेकिन जिस तरह का कंट्रोल किया है वो जो है शक और जो आरोप लगता है चुनाव आयोग पर उसको बढ़ाता है। इसके पहले जब राज्यपाल बदला गया तो ममता बनर्जी ने उस समय भी कहा था कि राज्यपाल बदलते समय गृह मंत्रालय ने हमसे संपर्क नहीं किया।
जबकि साफ-साफ है कि मंत्रालय बदलते समय चीफ मिनिस्टर की मर्जी को भी शामिल करना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं किया। तो ममता बनर्जी को पटकनी देने के लिए बीजेपी ने तमाम हथकंडे, जितने हथकंडे बीजेपी इस्तेमाल करते रही है, तमाम, और बल्कि यहाँ तो कहिए ज़्यादा हथकंडे इस्तेमाल करती है। अभी आगे-आगे देखिए क्या होता है, लेकिन आपको पता ही है कि वहाँ जो 294 सीटें हैं, 294 सीटों के लिए 2 फेज़ में चुनाव होना है। एक 23 अप्रैल को, दूसरा 29 अप्रैल को। रिजल्ट जो है एक साथ 4 मई को आएगा और पहले फेज़ में 152 सीटों पर चुनाव होना है और दूसरे फेज़ में उसके बाद जो बाकी जो सीटें हैं उस पर दूसरे फेज़ में चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर के जो सिचुएशन है, नरेंद्र मोदी का उनका एकमात्र काम जो है चुनाव जीतना है। देश जाए भाड़ में, महंगाई के लिए पब्लिक हाहाकार करे, गैस न मिले, तेल न मिले, हॉस्पिटल में इलाज न मिले, पुलिस गुंडागर्दी करे, चलेगा। भाषण जारी रहना चाहिए, राशन आपका बंद हो जाए तो चलेगा। कई लोग देखिए रो रहे हैं कि खाना नहीं बन रहा है क्योंकि उनके पास गैस नहीं है। लोग लकड़ी पर और गोईठे पे, उपला जिसको कहते हैं, और कोयले पे आ गए हैं। लेकिन वो भी व्यवस्था करना आसान काम नहीं है। लेकिन तेल की समस्या कब समाप्त होगी ये किसी को पता नहीं है, अमेरिका को भी पता नहीं, क्योंकि हॉर्मुज जलडब्रू मध्य जो है उस पर ईरान का कब्जा है और अमेरिका जो चाहता था कि इस कब्जा को हटाने में उनके साथी देश, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, सब उनकी मदद करें, लेकिन कोई भी देश मदद के लिए तैयार नहीं है। और अब तो कई देश जो है अमेरिका के खिलाफ बात भी करने लगे हैं और बहुत संभावना है ग्रेटर इज़राइल की जिस तरह से बात हुई है उसमें मिडिल ईस्ट के देशों में भी संकट बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट के देश अगर अमेरिका से दूर होते हैं तो फिर अमेरिका की मुश्किल बढ़ेगी, उसकी जो बादशाहत है दुनिया में वो भी टूटेगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।